दोस्तों, प्रयागराज क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 के जो 21 सेट हुए थे, 21 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, उन सभी पेपरों को एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। और हर पेपर को आपको एक वीडियो में हर पेपर साथ जो है बेस्ट अप्रोच के साथ में जो बेस्ट मेथड उस क्वेश्चन के हो सकते हैं वो हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक आपको पता है कि हम लोगों ने 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज का वीडियो हमारा तीसरा पेपर है। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं मैं जल्दी से बता के फिर वीडियो को आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि आपको एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस के पूछने का जो लेवल है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो आपको पता चलेगा। दूसरा ये है कि इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक या बेस्ट कॉन्सेप्ट, जिसे आप ट्रिक बोलते हो, वो क्या हो सकती है वो उसको आपको पता चलेगा। साथ साथ में जब आप ये सॉल्व करोगे तो कोशिश पहले ये करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को। जब खुद से ना बने तब आप हमारे साथ में हमारे सोल्यूशन को देखो, फिर उसको लगाओ, ये करो। तो इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा जब आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा ये हम लोगों का टारगेट है वो एसएससी सीजीएल 2022 को लेके है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा। ये है पहला प्रश्न। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न कह रहा है अब देखो ये नंबर्स हैं। नंबर्स ज़रा हम लोग लिखते हैं तो नंबर्स आपको पता है कि भाई नंबर्स कौन से हैं। ये आपके नंबर्स हैं 4/2, 4, 9, 8 x। ओके, ये नंबर्स हैं। अब कह रहा है कि ऐसी 7 अंकों की संख्या है, ये 7 अंकों की डिजिट्स है। ओके, 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है। यानी कि जो नंबर्स है वो 56 क्या है, डिवाइडेड है। यहाँ पे लिख दो 56 से डिवाइडेड है। तो बाई की सबसे बड़े मान के लिए बाई का मैक्सिमम आपको जो है वो वैल्यू लेनी है। कह रहा तो इसका मान ज्ञात करो। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान निकालेंगे, हमको एक्स बाई की वैल्यू चाहिए, है ना। एक्स बाई यहाँ पे दोस्त और एक्स यहाँ पे, इनकी वैल्यू चाहिए। तो कह रहा 56 से डिवाइडेड है। 56 से वो संख्या डिवाइडेड होगी जो 7 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइडेड होगी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है अब हम लोग एक एक को लेते हैं क्योंकि ये डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उन पे निर्भर है। अब हम लोग पहले 8 को लेते हैं। तो आपको पता है कोई संख्या 8 पे कब निर्भर होती है, जब किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट जब जो है 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। ये रूल है, ठीक है, आप जानते हो इसको। खैर, अब बात आती है कि हम लोग बाई की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 8 से पूरी कट जाए, ये आपको रखना है। अब वो भी ये कह रहा है बाई की सबसे बड़ी मान, मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेनी। तो पता है सबसे मैक्सिमम जो 1 डिजिट की वैल्यू होती है वो होती है 9। कितनी होती है, 9। यहाँ पे रख दो 9। अब 274 ये तो 8 से कटता नहीं है, यानी कि 9 भी हम लोग नहीं रख सकते बाई की जगह, 8 रखते हैं बाई की जगह। तो 284 यहाँ पे बनेगा, 284 वो भी 8 से नहीं कटेगा, 8 भी नहीं रख सकते हैं। 7 रखते हैं। 274 ये भी 8 से नहीं कटता है ना, नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर फिर हम लोग रखें 6 तो 264 8 से आई थिंक कटता है। देखो 8 या 24, 2 8 या 24, बिल्कुल। तो जो मैक्सिमम डिजिट होगा बाई का वो कितना होगा, 6, जो कि 264 8 से कटेगा। इट मीन्स ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो जो मैक्सिमम डिजिट होगा 1 डिजिट होगा वो कितना होगा, 6। तो इसका मतलब है कि जो बाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली उसका मान कितना है, 6। कोई यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बाई की वैल्यू निकाल ली। अब आगे एक और, अगर एक 7 से डिवाइडेड, क्या पूछ रहा है कि भैया 7 से डिवाइडेड बताओ। अब आपको 7 का भी रूल आपको पता है कि क्या पता है कि जो संख्या 7 से पूरी कट जाए। अब देखो, अब एक काम करेंगे। एक तो रूल इसका ये है कि लास्ट का अंतिम डिजिट को 2 गुना करके और बाद बाकी से माइनस कर दो, वो कट जाए तो 7 से डिवाइडेड होगी, ऐसा करके रूल है। लेकिन वो इसमें लगाएंगे बहुत लंबा होगा। तो एक काम करो, इसमें ये जो संख्या है डिजिट, यानी कि ये वाली जो डिजिट है, आपको पता है बाई की वैल्यू 6 भी पता चल गई, तो बाई की जगह हम 6 भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये डिजिट पहले देख लो 7 से कितना कट रही है, कम ज़्यादा। तो हम लोग 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है वही 7 एकम 7, ठीक है ना। 7 एकम 7 19 हो गया, फिर 7 दूनी 14, फिर 54 हो गया, फिर 7 सत्ते 49,
49 का मतलब 5 हो गया, 52 हो गया, तो 7 7 49 3 हो गया, 36 हो गया, 7 5 35 और 1 7 दूनी 14। यानी कि जो शेष संख्या वो तो 7 से कट रही है। सिर्फ यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें 1 डिजिट की जो 7 से कट जाए? आप कहोगे 7 ही ले लो भैया, वही तो कट जाएगी 1 डिजिट से, क्योंकि 7 के बाद आएगी 14, 14 तो 2 डिजिट की होगी, वो उसको हम ले नहीं सकते। तो फाइनली यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो भी कितनी आएगी? 7। ये जो मैंने आपको बताया तरीका ना, बेस्ट तरीका है दोस्त, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है ये। तो अब हम लोगों ने x की वैल्यू 7 निकाली, y की वैल्यू 6 निकाली। समझ में नहीं आया तो उसको रिपीट करके देख लो यार, वीडियो है, ठीक है। तो ये है मतलब यूट्यूब है। तो अब बस ये वैल्यू पुट करना है। x की वैल्यू 7 है, 49 हो गई मेरे दोस्त, और y की वैल्यू 6 है, तो 19 6 49 और 6 कितना होता है? आप बोलोगे 55 होता है। ये आंसर हो गया। बताओ भाई, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाओ। बस ये है। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेरा एक उद्देश्य है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सॉल्व करने में भी अच्छे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, और यही आते हैं, ये खासियत है, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक अपना एक अलग है, और इसमें किक भी मिलती है, अच्छा सा मतलब अच्छा लगता है, और इंटरेस्ट भी आता है कि चलो यार प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। तो खैर अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखो ये है कि 3.5 लिखा, तो इसको ऐसे लिख लें। अगर 3.5 को आप कहोगे 3 दूनी 6 1 7/2 लिख लें, बिल्कुल लिख लो आप कहोगे, ठीक है। फिर प्लस है 5 3 15 1 16/3 लिख लें, आप कहोगे लिख लो भैया। अब भाग को अगर गुणा करके उल्टा कर ले, कोई समस्या नहीं। 3 कम 3 4/3 है, तो 4/3 को 3/4 लिखने आप कहोगे लिख लो भैया, कोई समस्या नहीं हमें। फिर गुणे है, फिर ये कह रहा 5 को 20 21/4 कर लो 21/4, ये 21 लिखा है, ठीक है। और फिर माइनस है 5 दूनी 10 और 11/2 11/2, ठीक है। फिर बटे में क्या है? बटे में कह रहा है कि 2 एकम 2 3/2 है, ठीक है। गुणे में 3 एकम 3 और 2 5/3 है, और माइनस का 6 दूनी 12 13/2 है, ये है। और उधर और भी भाग में है, तो इधर हम लिख लें इसको, भाग को अगर जैसे जो भाग, अब इसको अगर भाग को गुणा में करें तो 1/7 कर लें, उल्टा कर लेंगे गुणा, और इंटू गुणे 2, ठीक है। मतलब ये वाली संख्या जो मैंने यहाँ पे लिख ली, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो दोस्त, ये आपके क्या करेंगे, 4 चाकू 16, 16 से 16 निबट गए, ये भी निबट गए, निबट गए आप कहोगे बिल्कुल भैया निबट गए। अब देखो इस 7 से ये 11 घटाओ, क्योंकि नीचे बेस में 2 है, तो 11 में से 7 गए, माइनस के आप बोलोगे 4 आएंगे, और माइनस के 4 से इस 2 से डिवाइड कर दोगे, माइनस के 2 आएंगे, फाइनली माइनस के 2 आएंगे, ऊपर माइनस के 2 आएंगे। और इधर कितना बचा? 21 प्लस का, तो प्लस का 21 बचा, ये तो आपका बचा है ऊपर। इसको भी अगर सॉल्व करोगे माइनस, तो आप पता है कितने आएंगे, 21 में से 2 गया 19 आएंगे। फाइनली जो ऊपर वाला डिजिट है, इसको पूरा सॉल्व करने पे कितने आए आप बताओगे भैया? 19 आए, 19। ओके, इसको अब हम कर देते हैं रफ, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। 19 आ गए। अब नीचे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नीचे देखो 3 से 3 चला गया, तो 5/2 माइनस के 13/2 है ना, और कितने बचे? 5/2 और 13/2, 13 में से 5 गए, तो आपको कहोगे भैया 8 5 13, 8/2, और 8/2 से काट दोगे 4, तो नीचे कितना बचा? 4, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, एक बार इस ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे डाउट हो रहा। देखो 4 चक्कू 16 कट गया, 3 से 3 कट गया, ओके। अब ये बचा 11, तो भाई माइनस के 11 में से 7 गए, आप कहोगे माइनस के 4, माइनस के 4 तो माइनस से 4 काट दोगे, माइनस का 2, और 21 में से 2 जाएंगे, 21/4 ही 5 हाँ 20, तो 21 में से जो आपके 2 जाएंगे तो सही है, 19/4 ही होगा। खैर चलो, अब जो है, अब ये कितना बचा? आप कहोगे भैया ये बचा है 2/7 बचा है ना, 2/7। तो फाइनली इसको 2 से और आप उड़ा सकते हो, तो 19/14, तो ये देखो है ये, और ये वाला जो माइनस का चिन्ह है ना, ये भी रहेगा साथ में, ये वाला माइनस का चिन्ह, तो फाइनली आ जाएगा माइनस के 19/14, ये आपका आंसर 19/14 ये रहा। 14 कम 14 5 19/14 आपका सी आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 3 आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हुआ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने से विभाजित है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचे। अब देखो ये आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैक्सिमम आपको नंबर्स पूछ रहा है, तो आपको क्या लेना है? आपको पता है कि छोटी संख्या, यानी कि आपको एचसीएफ लेना है।
अब हमने आपको एक यही क्वेश्चन लास्ट सेट में भी आया था, उसमें समान शेष कह रहा था, तो समान शेष में हमने सबका अंतर कर लिया था, लेकिन हमने उसमें यहाँ पे बताया था इस वाले प्रश्न, मैंने कहा हो सकता है कभी शेषफल दिया हो तो शेषफल को माइनस करेंगे। अब माइनस क्यों करेंगे जल्दी से हम लोग एक समझते हैं। तो देखो माइनस का जैसे मान लो आपने एक ये ले लिया, जैसे ले लिया आपने 58, क्या ले लिया 58। अब कहें कि 58 में कितना माइनस करें कि जो कि 7 से पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर 58 को जब 7 से भाग करो तो शेषफल कितना आएगा, आप कहोगे 7 और 56 2 शेष आएगा, शेष कितना आएगा 2। तो अब कहें कि 58 में 58 को प्रत्येक स्थिति में विभाजित करने पर ऐसा है कि शेषफल 2 आए, मतलब 58 डिवाइड हो जाए। तो फाइनली आप 58 को पहले तो 58 से 2 माइनस करोगे ना शेषफल, तभी तो 7 से होगा डिवाइड। तो कहने का मतलब शेषफल को हम लोग क्या करते हैं माइनस, ये है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे माइनस ही पहले करेंगे। अगर आपको नहीं आया तो आप समझ लो शेषफल माइनस होता है रिमाइंडर, तभी वो डिवाइड होगा पूरा, ये है। तो भैया आप सबको अब 156 से 6 माइनस करोगे आप कहोगे भैया 150 आएगा। 181 से 6 माइनस करोगे तो आप कहोगे भैया 175 आएगा, है ना। और 331 से अगर 6 करोगे तो आप कहोगे भैया आएगा 300 कितना आएगा 325 आएगा, है ना 25। ये संख्या आएगा। बस इनका आपको लेना है एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ लेना बहुत सरल होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इनका डिफरेंट है लो किसी का। तो 175 और 25 का जो डिफरेंट है वो कितना है 25 का कह रहा हूँ 150 और 175 का जो अंतर है वो कितना है 25 है। ठीक है। अब देखो अब आप आगे करने की जरूरत ही नहीं है अगर देखा जाए। वैसे तो चाहे इसका ले लो फिर तीनों का कर लो, मैं तीनों का क्यों करूं। आपको जब दिख गया कि भैया 25 है, 25 वो सबसे छोटी संख्या है जो 150 को भी काटेगी, 175 को भी काटेगी, 325 को भी काटेगी, काटेगी ना, बिल्कुल काटेगी। आपको ये बात तो देखते ही आपको पता चल रही होगी। तो और वो सबसे छोटी संख्या भी है, तो क्यों 25 आंसर हो गया। आगे क्यों बात करनी, क्यों टाइम खराब करना है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से चीज़ों को सीखो। खैर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 दो सीखते हैं कि 4 क्या है। नमक की एक कीमत 15% की कमी करने पर। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चीज़ों को समझिए, बहुत मज़ा आएगा। 15% की कमी करने पर, देखो 15%, तो 15% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 3/2 तो 20 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि पहले कोई वो 20 थी उसकी कीमत, लेकिन 3 कमी होगी ना 15%, तो अब कितनी रहेगी 17। ठीक है, ये हमारा जो है वो रुपए यानी कि कीमत की वैल्यू है। किसकी कीमत है, ये आप बोलोगे कीमत का है, किसका रेशियो है, कीमत का। ओके चलिए। अच्छा एक बात आप मेरे से ये बता दीजिए, अगर ये कीमत का रेशियो है, अगर वस्तुओं का रेशियो बनाएंगे, आपको पता रुपए से अगर वस्तुओं का तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रुपए और वस्तुएं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर हम लोग वस्तुओं का रेशियो बनाएंगे तो इसको 17:20 कर सकते हैं। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमको पता है कीमत से वस्तुओं का रेशियो जस्ट उल्टा होता है। तो ये जो रेशियो है वो है रेशियो वस्तु का और ऊपर वाला कीमत का। कोई समस्या, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब देखो वो कह रहा है कि 15% कमी करने पर एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक मिलता है। ये 2 किलोग्राम उसे अधिक नमक कब मिला, जब उसने 20 से 17 यानी कि जब उसने कीमत को 3 कम किया, जब उसने कीमत को 2 से 3 कम किया, तब उसे जो है 2 किलोग्राम नमक अधिक मिला। तो यानी कि 3 बराबर 2, इस बात को समझो। जब उसने 3 कीमत कम की तब उसे 2 किलोग्राम नमक ज़्यादा मिला। इसका मतलब क्या है कि 3 बराबर 2। अब यहाँ पे हमेशा हम लोग 1 का मान निकालते हैं, तो 1 का मान नहीं कट रहा तो 2/3 लिख लो। अब आगे बात समझो, यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो जो आपका प्रश्न नमक की घटी हुई कीमत, तो नमक की घटी हुई कीमत मान ले कि वो अब वाली वर्तमान वैल्यू चाहता है। तो वर्तमान वस्तु कितनी है, अभी हमने निकाली थी, ये निकाला था वस्तु का रेशियो तभी। तो वर्तमान वस्तु कितनी है 20, तो 20 का कर देंगे गुणा, ये तो वर्तमान आ गई। और रुपए प्रति किलोग्राम पूछ रहा, तो रुपए हमारे 272 है, तो 272 बस इसका गुणा कर देना है, 20 दूनी 40/3, वो गुणा नहीं भाग कर देना, सॉरी, रुपए प्रति किलोग्राम, क्योंकि 272 रुपए हैं, रुपए उतने ही हैं। बस आपको जो अभी वाली वस्तु है, कह रहा ना कि नमक की घटी हुई कीमत, मतलब अभी जो घटी हुई कीमत वर्तमान, तो वर्तमान वस्तु कितनी है 20, तो 20 का गुणा इसमें हम लोग कर देंगे, तो 20 दूनी 40/3, 3 चला गया ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप एक काम करोगे, आप करोगे भैया 4×10 40 और 4 से काट दो, 4×6 24 और 4×8 32। ठीक है, 3 का करोगे तो आप कहोगे 3×8 24, यहाँ पे अगर आप करोगे 3×8 24, ठीक है, और 6×3 18 और 2 20, और 10 का भाग दोगे 20.4, ये तो आपका 20.4 आ गया घटी हुई कीमत। ठीक है, अब अगर वो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ सकता था,
समझो, एक प्रश्न वो ये पूछ सकता था कि उसकी मूल कीमत बताओ, ये तो घटी हुई कीमत पूछा, मूल कीमत बताओ। तो मूल कीमत में हम लोग कुछ नहीं करते, उस चीज़ को भी आप समझ लो। अगर वो पूछता है कि इसकी मूल कीमत बताओ, तो जो हम लोगों ने 20 का गुणा किया ये तो घटी हुई कीमत है। मूल कीमत निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 17 का गुणा करते हैं। मतलब जो 20 की जगह पे हम लोग कितने गुणा करते हैं, 17 का। यानी कि ये कुछ ऐसा बन रहा होता कि 2/3 इंटू 17 यानी कि 34/3। और इसको फिर हम लोग 200 रुपये बोलिए तो 272 में 34/3 का भाग देते, तो 34 और 3 जाता ऊपर। ये जो हम लोग सॉल्व करते ये आती है इसकी मूल कीमत। बात समझ रहे हो, ये है इसका। तो ये दो तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आपको मैंने दोनों ही इसमें बता दिए हैं, आप रिपीट करके भी देख सकते हो चीज़ों को। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाकायदा। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, एक अब देखो, मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ने में समझता हूँ टाइम खराब होगा, इसलिए क्योंकि भाई टाइम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी। ओके, तो इसलिए हम लोग दोस्त क्या करेंगे, इंग्लिश ना पढ़ के हिंदी पढ़ रहे, क्योंकि हिंदी के मैक्सिमम लोग समझते भी हैं। इंग्लिश वाला बंदा होगा वो भी हिंदी समझ लेगा, लेकिन हिंदी वाला होगा वो इंग्लिश समझने में उसे दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग हिंदी को टाइम ना खराब करते हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश में अपना पढ़ समझ सकता है। ओके, चलिए। एक निर्माण इकाई में ये देखा गया, एक निर्माण इकाई है। ठीक है, ये देखा गया कि एक कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। मतलब इधर कच्चा माल है। ठीक है, कच्चा माल, कच्चे माल से मुझे एक गाना याद आ रहा है, कच्चा बादाम। ठीक है, कच्चे माल ऊपर, और आगे है श्रम लागत। क्या है, श्रम लागत, मतलब लेबर है। इधर कच्चा माल मतलब गिट्टी है, मोरम है, और उधर लेबर है। तो गिट्टी मोरम लेबर दोनों मिलके क्या बन रहा है, कोई मकान या कुछ बना रहा, कोई कारखाना वगैरह निर्माण कर रहा है। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली भी समझते चलो। कह रहा है कि कच्चे माल में तो 25% की वृद्धि कर दी, मतलब कच्चा माल पहले 100 होगा, अब 125 हो गया 25% की वृद्धि करने पर। ये तो इतनी तो बात आपको समझ में आती होगी। आप कहोगे भैया आती है इतनी बात, बहुत अच्छी बात। फिर कह रहा है कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% बढ़ाकर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। 30% माल के बढ़ाकर, यानी कि जो है इसमें तो कितना उसने बढ़ा दिया, 30%। यानी कि जब आप 30% बढ़ाओगे तो आप कहोगे 130 हो गया, 130 हो गया, क्योंकि 30 का जब आप 100 का 30% जब बढ़ाओगे तो 130 हो गया। ठीक है, श्रम पहले। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये तो चलो 130 था ही था, लेकिन कह रहा है अब उसने 38% बढ़ा दिया भाई। तो अब भाई अब देखो, ये अब महंगाई हो गई। पहले वो 100 रुपये में था कच्चा माल, अब 125 में हो गया। और तब जो है 130 रुपये मतलब हकते थे लेबर के। अब कह रहा है कि भैया 38% कर दिया उसने, लेबरी भी बढ़ गई, क्योंकि अब इस समय 400 450 रुपये लेबर होने लगे, पहले 200 250 में होते थे। हम तो चाहते और भी उनका हो, क्योंकि उनका ज़रूरी है। खैर 38%, अब 125 का 38% देखो हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझ लो, 125 का कितना बढ़ाना है आपको, कितना बढ़ाना है, बोलोगे 38%। ये रहा 38%। ओके, तो 25 पंचे 125, 25 चाकू 100। देखो अब 2 से और काट दो भाई, 19 दूनी 38, तो 19 पंचे 95, ये हो गया ना। 19 पंचे 95 बटे 2, तो 95 का आधा। तो कहने का मतलब है जो इसमें इंक्रीज हुआ है वो 95 का आधा कितना होता है, आप बोलोगे 2 चाकू 8 है, और एक 214, 47.5। तो 47.5 जो है वो बढ़ गए, क्योंकि 125 का 38% कितना हुआ, 47.5। तो इसमें जब आप 47.5 बढ़ाओगे तो फाइनली जो बढ़ेगा टोटल कितना बढ़ेगा, 47.5 बढ़ाओगे तो 125 और 47.5 जोड़ो तो पॉइंट तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे भैया 7 5 12 2 हासिल लगा 1। ठीक है, 4 2 6 1 7 और 1 172.5। ये 125 का 38% बढ़ के आ गया, क्योंकि 125 का 38% 47.5, और वो उसमें जोड़ दो तो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, आप कहोगे बिल्कुल भैया आ रही है। तो ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है कि भैया ये बताओ कि अब आगे बात समझना, क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए। कह रहा है भैया जो कच्चे माल की खपत में बताओ कितने % कम करें कि वृद्धि पहले की लागत के बराबर रखी जाए। कह रहा बताओ भाई कच्चे माल में कितना कम कर दें कि जो वृद्धि है ना वो बराबर हो जाए। तो भाई 172.5 से 130 कितना कम करने पड़ेगा। आप कहोगे भैया घटा लो तभी तो आएगा, कोई हम भविष्यवाणी तो कर नहीं रहे, तो भैया घटा लो। तो 0.5 तो अलग कर लो, 2 में से 2 गया, और 17 में से यानी कि 42.5 घटाना पड़ेगा। और ये घटाना किस पे पड़ेगा, जिससे कि बराबर हो जाए। आप कहोगे 172.5 से, तभी तो होगा, क्योंकि अब इसको आपको कम करना पड़ेगा। अगर बराबर करना है तो ज़्यादा वाले को कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 172.5 पे, और परसेंटेज है तो आपको सबको पता है भैया 100 का करना पड़ता है गुणा।
कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंपली ऐसे करके काट लो, ठीक है। मुझे लगता है यार कि सबसे अच्छा है कि 25 काट लो, है ना। तो आप कहोगे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175, वो भी कम हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 25 चाकू 100 कर लो, और इसको जो है 25 छिंका 150 ना, 150 और कितना बचा 22, 225, 25 ने 225 यानी कि 25 नेमा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब देखो ये 69 है, ठीक है। अब इसका जरा 425 का 4 में करो गुणा, ये जो इस 425 का आप कहोगे 4 में करो गुणा, तो 425 का 4 में करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 5 चौको 20 आएगा। थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, यहाँ पे जगह ले लूँ, यहाँ पे करूँ, ये वाला गुणा हम यहाँ पे करते हैं। तो 425 का जो है 4 में करते हैं तो 5 चौको 20 के 0, 5 चौको 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 0 हासिल लगा 4 दूनी 8 1 10 हासिल लगा 4 चौको 16 1700, ठीक है। 425 का एक बार फिर करते हैं, 5 चौको 20 के 0, 5 चौको 20 के 0 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल लगा 1, और 4 चौको 16 17, सही है भाई। और अपान 69, यही तो है। अब 69 को एक काम करो, अब देखो जो ऑप्शंस है ना वो बहुत दूर दूर है, तो एक काम करो 70 मान लो इसको, और 70 मानोगे इसको मान लो 70, मान लो नीचे थोड़ा बढ़ाया तो ऊपर थोड़ा घट के आएगा, ये याद करना, थोड़ा सा घटेगा ऊपर। तो ये 0 से 0 ये काट दो, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 7 चौक 28, मतलब कहीं ना कहीं 7 चौक 28, 24 है ना, 28 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, मतलब 24.2 से थोड़ा सा कम, 24 पॉइंट, क्योंकि नीचे बढ़ाया तो ऊपर घटेगा, तो 24.2 से तो 24 पॉइंट ये कुछ बढ़ रहा है, तो नीचे बढ़ाया है ना तो ऊपर जो है थोड़ा सा ये होगा, तो 24.2 के आसपास आ रहा है, तो 24 पॉइंट भाई साहब यही आ रहा है, ये वाला 24 पॉइंट, ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है, सी वाला होगा, क्योंकि भाई 24 पॉइंट यही है, क्योंकि और तो सब दूर दूर है, और तो नहीं हो सकते। फाइनली आपका आंसर सी होगा, ओके, आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब 69 से यार भाग दोगे तब भी देख लो, 69 दूना आप देख लो, तो 69 दूना कितना होगा, आप कहोगे 9 दूनी 18, 14 दूनी 12, 138, और 138 और 2 40, और 40 यानी 32, 32 मतलब 320, और 320 का करोगे तो 4 ही बार जाएगा, क्योंकि 69 चाकू 9 चौक 36, और 6 चौक 24 और 3 29, तो 294, तब भी 4 ही बार जाएगा, है ना। 5 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 अपना 45, 5 और 56 30 और 5 30 और 5 35, ये ज़्यादा हो गया 355, तो 4 ही बार जाएगा, 24.6 यही आएगा, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ओके ओके। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु में 18% की हानि बेच देता है, 960 रुपये अधिक बेचता है तो 12% का लाभ होता है। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका फंडा समझ लो, मैं अभी आपको बताता हूँ। कह रहा है एक व्यक्ति मान लो यहाँ पे उसको 18% की हानि पर बेचता, हानि का मतलब पीछे गया, ओके। फिर कह रहा है कि 960 रुपये अधिक में बेचता, वो बात की बात है, तो कह रहा तो उसे 12% का लाभ होता, 12% लाभ तो आगे गया, क्योंकि लाभ है तो आगे गया। कह रहा ऐसा करने पर हमारा कितना अधिक हुआ, ये वाला इतना, और सवाल का कितना अधिक हुआ 960, तो जो हमारा कितना अधिक हुआ, इधर भाई 18% की हानि हुई थी और इधर 12% का लाभ हुआ, तो हमारा टोटल कितना हुआ 18 और 12, 18 और 2 20 और 30, तो हमारा हुआ 30% मेरे दोस्त, और उनका हुआ 960, वो दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि हमारा अधिक हुआ 30%, उनका 960 अधिक हुआ, तो टोटल कितने, दोनों को क्या करेंगे बराबर, टोटल वाली कोई बात नहीं, ओके। क्योंकि भाई हमारा गैप कितना है 30%, सवाल का कितना गैप है 960 अधिक, तो उससे बराबर होंगे। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है भाई अपना। तो 30%, अब देखो 30% को आप एक काम करो 100 कर लो, इस परसेंटेज वाले को ख़त्म कर दो, ठीक है। तो 0 से 0 कर दो भाई, 3 से काट दो, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, फाइनली 1 बराबर 3200, और जो 3200 है ना यही आपका क्या आ गया, CP आ गया, 3200 क्या आ गया CP। अब आगे पढ़ो, कह रहा 3200 को 3840 में बेच दिया। अब भाई साहब इन्होंने 3840 में इसको आके बेच दिया, थोड़े चालाक टाइप के आदमी है, ठीक है। तो उन्होंने 3200 को 3840 में बेच दिया, अब उसे प्रॉफिट कितना हुआ ये बताओ। अब आप कहोगे भैया देखो चालाक आदमी है ना, तो उसने 0 फिर 4 8 में से 2 गया 6, 640 का प्रॉफिट मार दिया। और प्रॉफिट आपको पता है किस पे मार देता है भाई, कम वाले पे, यानी कि CP पे 3200, 100 इसलिए नहीं क्योंकि 100 जो ये 2 0 है ना वो 100 पे चली जाएंगी, तो ये परसेंटेज में हो गया, थोड़ा समझो। 3200 का नीचे 2 0 ऊपर 100 से कट जाएगी ये परसेंटेज में, तो 32 दूनी 64, फाइनली 20% आपका क्या आ गया आंसर, ये हो गया 20%। बताओ कोई समस्या, आप कहोगे भैया कोई समस्या नहीं है इसमें। अब ये रहा आपका,
कह रहा है एक राशि 980 रुपये 2 समान किस्तों में, कितनी किस्तों में? 2, इसको याद रखना 2 है, ठीक है। एक भुगतान करता है जिसमें 4% की चक्रवृद्धि ब्याज ली गई। देखो दोस्त यार वो कह रहा है कि 4% ली गई, मैंने कहा चलो भाई आपने कहा 4% ली गई, मैंने मान लिया 4%, तो 4% का मान कितना होता है? 1/25। इट मीन्स 25 रुपये उसके पैसे थे, किस्त में लगा के वो उसको 26 दे रहा है कि ये लो 26 दो भाई, किस्त और दो। समझ रहा है? ये बाइक जो आप 4 व्हीलर वगैरह लेते हो ना, उनका यही फंडा होता है, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि यार चलो ये, लेकिन वो सब इंटरेस्ट लगा के तगड़ा आपको देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। खैर 25 का ये 26 है, और कह रहा है 2 वर्षों के लिए। तो भाई 1 वर्ष का ये हो गया, दूसरी वर्ष का होगा तो आपको पता है कि दूसरी वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, सबको पता है। दूसरी वर्ष का स्क्वायर 2 ही वर्ष, अगर 3 वर्ष होती तो 25 क्यों 26 क्यों करते आगे रेशियो में। अब देखो कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे 2 समान वार्षिक किस्तों में, वार्षिक किस्तें वो समान है, और हमारी ये यहाँ पे 26 है, यहाँ 26 स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 26 का 676 है, हमारी समान नहीं है तो हमको समान करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके। तो भैया समान करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे भैया? आप कहोगे भैया इधर जो है 26 का गुणा कर दो, अब 26 स्क्वायर हो गए। अब इधर करना पड़ेगा तो भाई छोटे भाई को भी 26 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर हो जाएंगे नाराज, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों हो गए बराबर वार्षिक किस्तों में, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। और ये हो कितने गए? आप कहोगे भैया ये 26 और 25, 25 चक्कू 100, 25 छिंगा 150, 0 हो गए। फिर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 15 वो 50 और 10 60 और 65 650 ये है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ओके, तो ये तो हमने अभी दोनों का जो मूल प्राइस है वो हम लोगों ने निकाल लिया। कह रहा है अब देखो वो ये कह रहा है कि 980 रुपये की 2 समान किस्तें हैं, 980 रुपये, और हमारी दोस्तों समान किस्तें कितने के? 26 676, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना थोड़ी सी बात को। अब सवाल की जो समान जो किस्तें हैं वो हैं 980, और हमारी जो समान किस्तें हैं वो हैं 676, तो हमारी जो है वो हैं 676, या 676 बराबर 180 करते हो तो 1 बराबर 980/676, या फिर सीधा 980 में 676 का भाग कर देंगे, बात वही है। अब जो पूछ रहा कह रहा है कि भाई ये बताओ उधार ली गई राशि बताओ कितनी है, तो भैया उधार ली गई राशि यही तो है, मूल राशि यही तो है, कितनी है टोटल? तो आप कहोगे भैया ये 2550 75 6 6 12 1275 है टोटल मूल राशि। तो भैया बस कुछ नहीं यार दोस्त, 1275 का गुणा कर देना, जो पूछे उसका गुणा कर दो, बस ये है बेटा। कोई समस्या? आप कहोगे भैया कोई समस्या नहीं है, हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो दोस्त, तो 676 आई थिंक मुझे लगता है यार, ठीक है। एक काम करो 4 से कट जाएगा, तो आप कहोगे देखते हैं 4 से, क्योंकि 4 एकम 4 3 4 8 4 9 36 कट जाना चाहिए, 4 से काटो तो 4 दूनी 8 8 और 1 9 4 चौको 16 और 2 4 5 20 कट गया दोस्त। तो 4 एकम 4 2 बचा 27 हो गया, 4 छंग 24 और 4 नेम 36, ठीक है। ये हो गया 169, ठीक है। 13 से नहीं कटेगा कोई भी संख्या, ना ये मतलब ना 245 ना 1275। अब क्या करेंगे? अब 169, अब एक काम करो इसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ ये कर सकते हो, जो है क्या कर सकते हो, 169 है, अब या तो इनमें भाग करो, भाग करोगे यार बड़ा तगड़ी खीर होगी ना। तो एक काम करो 169 को मान लो 170, कितना कर लो 170 कर लिया, आप कहोगे ठीक है भैया कर लिया, 170 कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, नीचे थोड़ा बढ़ाया तो ऊपर थोड़ा सा घटेगा, कम होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब 170, अब 170 से आप काटो, देखो 17 से कोई कट रहा है क्या? 17 छिंगा 17 एकम 17 दूनी 34 10 17 पंचे 85 17 और 3 20 17, हाँ ये तो कट रहा है, देखो 17 दशामन और 17 से काट दो, 17 एकम 17 और 3 20, यानी कि कितना हुआ भाई? 17 एकम 17 और 4 3 7 75 हुआ, 85 नहीं, 3 और 4 3 7 75 हुआ, तो नहीं कटेगा भाई, ठीक है। ये आपका नहीं कटेगा 17 से, मुझे लग रहा है कट रहा होगा, नहीं कट रहा ना, क्योंकि 17 एकम 17 3 20 4 3 7 75, मैंने समझा 85 हो रहा, खैर नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। ये वाला जरा काट के देखो, 17 छिंगा 102 17 7 119 119, हाँ यार ये कट रहा है, सही है 17 10 दशामन, अरे 170 करो भाई, 160 इसको हमने मान लिया था, ठीक है। 160 169 को एक 160 मान लिया काटने के लिए, जल्दी काटने के लिए, ठीक है, टाइम ना वेस्ट हो। तो 17 दशामन इसको काटो, तो 17 छिंगा 102 17 7 119, तो 7 बार जाएगा, 17 7 119, ठीक है। और 119 और 17 पंचे 185, ओवरऑल ऊपर आ गया 75, ठीक है। ऊपर ये आ गया आपका 75, और इधर हमारा जो कट के आ रहा था वो आ रहा था 245, ठीक है, और नीचे है 10, ये है मैटर।
तो इसे एक काम करो 5 से भी काट दो, 5 दूनी 10 और इसे काट दो 15 आएगा 15। तो ऊपर ये है। अब 15 का ज़रा करो 215 पना 15 का 245 में मल्टीप्लाई कर लो। 15 पना 45, 15 चौके 15 पना 15 पना 45, 15 पना 75, 15 पना 75 और 15 चाकू 60, 60 और कितना भाई 15 पना 75, 7, 60 और 7 67, 6, 15 दूनी 30 और 6 36। अपान नीचे 2 का कर लो तो भाई 18 तो ये रहे 36 के और 2 3 6 214, मतलब 1837 के आसपास है। 1837 मैंने कहा था देखो नीचे 2 है, नीचे ज़्यादा के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नीचे कम किया, ठीक है, मतलब नीचे बढ़ाया तो 1837 के आसपास में जो आंसर है वो आपका है 1850 और यही है आपका आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से सॉल्व करो, वैसे लग जाओगे तो सीजीएल यही तो आपसे मांगता है और वो 25 में 2-3 प्रश्न ऐसे जानबूझ के डालता है, ठीक है। तो बात समझ रहे हो? चलो खैर, ये आपको समझ में भी आया होगा, ऐसे ही आएगा। तो अगर मज़ा आ रहा ना तो तुरंत वीडियो को शेयर वेयर कर दो यार, अब ये मुझे कहना ना पड़े, ठीक है। ये अपना दिल से करो, देखो मैं कितना अच्छा वो सब कर रहा हूँ फ्री में, ठीक है। तो वो है, अब यही ऑफलाइन में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझो मेरे बन जाते 300-400 रुपये कम से कम। खैर देखो, यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती, देखो तृतीयानुपाती क्या होता है आपको पता है? तृतीयानुपाती होता है b² और b है 20, तो यानी कि 400, a है कितना 8, तो b² ये होता है तृतीयानुपाती। तृतीयांत b² ये इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। 8 से काट दो, 8 5 40 50, तो p की वैल्यू आ गई दोस्त 50। ओके, कह रहा 3 5 25 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती होता है BC/A, चतुर्थानुपाती होता है BC/A, इसको लिख लेना। तो B कितना है आप बोलोगे 5 और C कितना है 24 और A कितना है 3, 3 से काट दो 13 8 24, 8 5 40, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी है 40, तो 2P इसका मान आपको निकालना है। तो 2P 50 दूनी 100, 100 हो गया 2P, प्लस Q का मान कितना है आप बताओगे? Q का मान भैया 8 5 40, तो 100 और 40 कितना होता है 140। आंसर बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको तो भैया आगे बढ़ जाओ, नहीं कोई दिक्कत है हमें। मैंने कहा चलो भाई, होनी नहीं चाहिए दिक्कत, यही हम चाहते हैं। कह रहा इनका जो औसत है वो ये है, इनका जो औसत है वो ये है, तो इनका औसत बताओ। अब देखो सबसे पहले एक काम करो, इनको सबको जोड़ लो। तो आप कहोगे 22 43, इनको सबको जोड़ो 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 जोड़ो। और एक बात हमसे और बताओ, ये संख्याएं कितनी है? 2 4 6 है और औसत है 55, तो 6 का गुणा करोगे टोटल आपको आ जाएगा। तो 55 और 6 का करो तो 56 30 की 0, हंसी लगा 3, 56 30 और 3 33, यानी कि टोटल संख्याओं का योग जो है वो 330 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, औसत में टोटल संख्या का नंबर का गुणा करते हैं टोटल आता है, ये आपको पता होगा। इनको जोड़ो तो देखो 3 2 5 1 6 2 6 2 8, हंसी लगा 1 1, यानी 2 1 3 3 और 4 7 और 7 7 14, 14 5 19, 198 हो गया। यहाँ से माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो ए और बी की आएगी। कहने का मतलब ये हमारा कि ए प्लस बी की अगर वैल्यू आएगी तो 330 में से अगर 198 माइनस करेंगे तभी तो आएगी, क्योंकि इनको सबको जोड़ लिया है। बात समझ गए होगे आप। तो इसको 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है। 2 में से यानी कि 12 में से 9 गए आप बोलोगे 3, ठीक है। और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 2, 2 में से 132 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब ये भी संख्या मुझे लगता है 6 ही हैं, 3 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो ऊपर कितनी थी? 2 4 6, अच्छा नीचे 7 है, तो इसमें 7 का गुणा कर दो। 7 ही एक बार फिर चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इनका टोटल कितना आएगा आपको? 7 या 21, हंसी लगा 2 7 पना 35 और 2 37, 371 आ गया टोटल। अब इनको भी सबको जोड़ लो यार, और वो उधर जाके माइनस कर दो, सी और डी की वैल्यू आ जाएगी। ये समझो आप मेरे जो तरीका है। अब इसमें 2 जोड़ो, देखो 2 1 3 और 3 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19 की 9, हंसी लगा 1 4 1 5 5 10 और 4 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 229। ये 371 से जब 229 माइनस करोगे तो सी और डी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो समझो। यहाँ पे सभी संख्याओं को जोड़ रहे हैं, बराबर 55 गुणे 6 कर रहे हैं, सभी संख्याओं को जोड़ रहे हैं और जोड़ के यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे नीचे सी डी की। तो सी प्लस डी क्या करेंगे? तो अब ये चूंकि जोड़ में ये इधर जाएंगे तो इधर क्या होंगी? माइनस, तो इसलिए हम घटा रहे हैं और इसमें कुछ वो नहीं, कोई बात नहीं। तो 11 में से 9 गया आप बोलोगे 2, 6 में से 2 गया आप बोलोगे 4, 3 में से 2 गया 1। समझ गए? तो ये ए प्लस बी और सी प्लस डी की वैल्यू निकालिए। वो पूछ रहा है कि ए बी सी डी का औसत, ए बी सी डी का औसत क्या होगा? सबको जोड़ के और 4 का भाग दे दो, 4 संख्याएं हैं, मतलब ये चारों को जोड़ के और 4 का भाग देना, यही तो औसत है। तो बस इनको जोड़ लो आप, उसमें 4 का भाग दे दो। तो जो आप जोड़ोगे तो 3 2 2 4, 4 3 7, 2 1 1 2। अब इसमें औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए आपका क्या करोगे? 4 का भाग दे दो। तो भैया 4 का भाग दो, तो आप कहोगे भैया 4 पंचे 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 3 4 छंग 24,
3 का भाग 2 है, 4 7 28, 4 छंग 24, तो 4 ही संख्या है ना ए बी सी डी का औसत सही है। तो हम लोग घटाए सही है भाई, 2 दूनी 4, दो जोड़े सही है, 2 2 4, 4 3 7, 1 1 2 सही जोड़े। तो भाई चलो करते हैं, 4 छंग 24 और 3 यानी कि 34, 4 8 32, 32 और 2 यानी कि 20 हो गया। 68.5 आ रहा दोस्त हमारा, 68.5 तो कुछ है नहीं, हम लोग कुछ कर दिए हैं गड़बड़। इट मीन्स कुछ जोड़ने घटाने में एक बार करते हैं क्विकली चेक, ठीक है। तो जरा करते हैं भाई, 3 2 5 1 6, 6 2 8, ओके। फिर 4 2 6, 6 2 12 1 13, 13 5, 13 5 18 होगा, या हम लोग 19 किए बेटे, शायद यही गड़बड़। देखो 2 3 5 5 1 6, 6 2 8, ठीक है। ये वाला ये यहाँ पे 2 4 6, 6 6 12 1 13, 13 5 18, ये होगा 188 होगा। तो 188, तो 188 जब माइनस करोगे 330 में, तो आप कहोगे भैया 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया, यानी कि 142 आएगा, 132 की जगह 142। अब इनको जब जोड़ोगे, ठीक है, इनको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा 2 2 4, 4 4 8 होगा, यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, और 1 1 2 होगा। अब 4 से जब काटोगे तो जब इसको 4 से काटोगे, 4 7 28 और 4 1 4, 71 होगा, यानी कि ये नहीं होगा। 4 से जब काटोगे तो 4 7 28, 4 1 71, 71, ये आपका रहा 71 आंसर, ये रहा 71 आंसर। ओके कहोगे, बिल्कुल ओके। थोड़ी सी हो गई, मतलब हो जाती है जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मज़ेदार है। चलिए, ए कार 48 दिन में, बी 60 दिन में, बे 12 दिन तक एक साथ करते हैं। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। तो ए भैया जो है वो, ए जो है ना, ए जो है वो 48 डेज़ में, बी जो है वो 60 डेज़ में, तो दो ही हैं। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा, एक काम करो छोटी वाली 48 दूनी, अब देखो इन दोनों का 12 चौक 48, 12 तो बाहर निकाल लो, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यही बता। तो 5 को 20 का कर दो इसमें गुणा, तो 20 का 12 दूनी 24, 240 आ गया। ये कैसे निकाला एक बार समझते हैं, फिर आप समझ लो। जैसे 48 60 में 12 हमने कर दिया बाहर, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब चूंकि ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब एक दूसरे काट नहीं रही हैं, तो दोनों का गुणा करना ही पड़ेगा। तो 5 को 20 और 12 कर दो, 12 का 20 में 240। इस तरीके से एलसीएम निकालो फास्ट, ठीक है। 48 का करोगे तो भाई 5 आएगा, क्योंकि 24 दूनी 48, 5 आएगा। 60 का करोगे 6 चौक 24, 4 आएगा। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। फिर कह रहा दोनों मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक काम भी इनका करा लो। तो 5 4 9, 12 नेमा 5 4 9 और 12 नेमा 108, 108 इनका दोनों ने मिलकर काम भी कर लिया 12 दिन में। तो काम बचा कितना, शेष। तो शेष का 12 में से 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 3 बचा और 2 में से 1, 132 बचा शेष काम, ठीक है। ये है। अब हम लोग कहानी आगे पढ़ते हैं। कह रहा और ए फिर चला गया। अब ए तो भाई साहब जो है ना, ये चले गए, आराम से मस्ती करने चले गए, ए से हमें मतलब नहीं है, ओके, ये समझ रहा हूँ। ए चला गया, फिर कह रहा बी शेष कार्य का 25%, यानी ये जो बचा है ना से इसका 25% करवाना है, वो भी 20 है। तो भैया पहले इसका 25% काम देख लो होता है कितना। 25% मतलब 1/4, डायरेक्ट देखो 1/4 काम निकालना है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 4 3 12, 4 3 12, 33 काम करवाना है। अब बचा कौन है, बी। तो भैया ये 33 काम बी से करवाना है, यानी कि 4 का दे दो भाग। तो 4 का भाग दोगे तो 4 8 32 कितना आएगा। मैं देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ आपको समझाने के लिए। 4 8 32, तो 8 तो ये हो गए, ठीक है। अब 8 दिन तो ये हो गए, क्योंकि ऑप्शन दिन और आवर में 4 8 32 बचा कितना, 1/4 दिन। और 1/4 दिन कितना होता है, एक दिन होता है 24 घंटे का। तो 1/4 दिन 4 छंग 24, यानी कि 6 घंटे, 6 घंटे। तो 8 दिन 6 घंटे, 8 दिन। देखो एक बार फिर 4 8 32, 32 का मतलब 1 बचा, 1/4 और एक चौथाई जो डेज होता है वो कितना होता है, 1/4 डेज। क्यों मतलब 4 8 32 1/4 डेज। तो 1/4 डेज कितना होगा आपको पता, पूरा 24 घंटे का होता है। तो 1 2 तो 24 दिन 4 छंग 24, 6 घंटे। तो 8 दिन 6 आवर इसका क्या होगा, आंसर होगा। बोलो भाई कोई समस्या, आप बोलोगे कोई समस्या नहीं है। मैं आगे बढ़ जाते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिख रहा हो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। आप एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 इतनी चाल से चला सकता है, यानी कि उसकी जो नाव की चाल है वो 9, और 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 और धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी तय करता है। पहले हम लोग इतनी बात, यहाँ तक की बात को समझते हैं, यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ तक उसने एक बात बोल दी, एक स्टेप अपनी कंप्लीट कर दी। अब इस स्टेप को बनाएंगे कैसे, कह रहा 9 घंटा में धारा की दिशा में और उसी 9 घंटा में विपरीत दिशा में, यानी टाइम तो आपका यही है, 9 ही घंटा टाइम है। और टाइम बराबर क्या होता है, आप कहोगे टाइम बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल, ये होता है टाइम। और दूरी, तो दूरी देखो कितनी है, दूरी उसकी जो है 44 तो है विपरीत दिशा में,
44 कितनी है, आप बोलोगे भैया 44 तो है विपरीत दिशा में दूरी, और विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर, क्या 9 घंटे की धारा दिशा 44 किलोमीटर, धारा की दिशा में, अच्छा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में। अब एक बात बताओ, जब एक नाव है या आप अगर साइकिल से जा रहे हो, आप अगर जिस तरफ हवा चल रही उसी की दिशा में जा रहे हो तो साइकिल तेज जाएगी, और साइकिल तेज जाएगी यानी कि प्लस कर दो चालें, यही इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर आप विपरीत जा रहे, धारा की दिशा में विपरीत जा रहे हैं या हवा की दिशा में विपरीत अपनी साइकिल चला रहे हैं, तो चाल आपकी धीमी होगी साइकिल की, ये आपको पता होगा, और धीमी होगी तो माइनस कर दो, यही अपना कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, कोई कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भैया ये जो 44 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है वो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दो का मतलब ये है कि नाव की 9 है और धारा की हमको पता नहीं, धारा को डी मान लो, दोनों को जोड़ दो। ओके, अब कह रहा है कि 35 किलोमीटर विपरीत दिशा में, अब 35 करता है भाई साहब, 35 किलोमीटर को करता है विपरीत, और विपरीत में क्या होगा आपको पता है भैया, विपरीत में चालें धीमे होंगी तो घटा दो, यानी कि 9 माइनस डी। और ऐसा करने पे जो इनमें जो समय लगता है, इनमें जो समय लगता है, इनका जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 9 आवर। बताओ, स्टेप क्लियर, आपको भी क्लियर। यहाँ से हमको डी की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो डी की वैल्यू फाइंड करने का भी अपना एक तरीका है, वो समझो, बेसिक से जाओगे बहुत बड़ा होगा। डी की वैल्यू ऐसी कौन से रखें जो 44 कट जाए, यहाँ पे डी की कौन से रखें जो 35 कट जाए, दोनों डी की सेम हो। तो आपको पता 44 करने के लिए मेरे दिमाग में एक ही आता है, या तो 4 और 11, और 9 में जोड़ोगे 4 तो आएगा नहीं, तो 11 बनाने के लिए आपको पता है कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, कितना जोड़ना पड़ेगा 2, डी की वैल्यू, कभी 9 2 11 चाकू 44, 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो 9 में से 2 गया, यहाँ पे 2 हक हो गए 2, तो 9 में से 2 गया 7, आप कहोगे 9 में से 2 गया कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, तो 7 पना 35, तो 5 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 और 4 9, मामला सेट हो गया। इस तरीके से निकालो, यानी कि डी की वैल्यू हमारी आ गई फाइनली यहाँ पे 2। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28, कितना समय, यानी कि वही घुमा के उल्टा पूछ रहा है। तो देखो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, तो भाई साहब 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, और दिशा में अगर जाएगा तो आपको पता है कि दिशा में जा रहा है तो स्पीड होगी आपकी साइकिल की, जोड़ दो, यानी कि तेज़ होगी तो जोड़ दो। तो भाई ये 9 है और ये 2 है, 9 2 11 कर दो। ठीक है, ये तो एक समय हो गया। फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा में करने में समय, तो विपरीत 28 जा रहा विपरीत। अब आप अगर हवा के विपरीत साइकिल चला रहे हो तो चाल आपकी घटेगी, माइनस कर दो, तो 9 में से 2 गया 7। ऐसा करा कि इन दोनों में टोटल टाइम कितना लगा, ये आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखो, तो 11 3 33, 3 और 7 4 28 4, तो 4 और 3 7, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा 7 घंटे। बताओ कोई समस्या, आप कहोगे भैया कोई समस्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये रहा। अगर x की वैल्यू ये है इस तरह के क्वेश्चन में, तो एक बात आप जानते होगे, नहीं जानते तो जान लो। अगर x की वैल्यू 4 + 5 है तो ये 1/x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 - √5। ठीक है, अब कैसे है उसमें लगेगा टाइम, तो आप फिलहाल में इतने जान लो, ये संयुग्मी है, और संयुग्मी में जब उल्टा करते हैं तो इनका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आप समझ लो कैसे के लिए लगेगा, उसके लिए जब प्रॉपरली जब क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसको जानने के लिए आपको पता है कि भैया इसको जानने के लिए क्या होता है, x + 1/x, अगर इसका आप स्क्वायर करो, चलो मैं इसको थोड़ा सा बेस का आपको बता देता हूँ। इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आपको पता है, x² + 1/x², और 2ab, a + b का होल स्क्वायर, तो 2ab, तो ab तो कट जाएगा, कितना बचेगा 2। आपको पता करना है ये वाला, तो ये पता करने के 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो x + 1/x का स्क्वायर करना, तो x + 1/x, यानी कि अब इसको और इसको जोड़ो, क्योंकि ये x है ये 1/x है, और जब यानी कि जब इसको आप कहने का मतलब जब इसको और इसको जब आप जोड़ोगे तो आपको पता है √15 और √15 चले जाएंगे, तो फाइनली x और प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो 4 और 4 कितनी होगी 8, तो x + 1/x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8, और 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 64, तो इधर आ गया 64, और ये माइनस का 2 आया इधर, तो माइनस का 2, तो फाइनली जो आंसर है वो हमारा है 62। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आपको नहीं आ रहा था रिपीट करके देखो, ठीक है, मैं एक ही बार में आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से मुझे पता है। ठीक है, रिपीट करके देखो क्योंकि टाइम की समस्या है। इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका पूछ रहा है, देखो बहुत सरल है। a + b + c का होल स्क्वायर सामने सामने दिख रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, तो a + b + c का होल स्क्वायर आप जानते हो भैया है, जबकि कह रहा है कि ये जो है ना, ये देखो, ये जो a + b + c की वैल्यू है वो 0 से छोटी है,
ठीक है, यही तो कह रहा है मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 0 से छोटी है, मतलब जो है ये है। खैर अब इसकी वैल्यू निकालना, तो इसका आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 625, तो 625 रख दो। प्लस क्या होता है 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू ये है 0.52, तो 0.52 यही तो है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा 625 ये वाला। फिर कोष्टक में 2 और कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू ये रही ये वाली। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए यार, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी CGL की, ओके। तो इतना आपको पता होना चाहिए, मैं मानता हूँ। इसका जब इसको दोस्त गुणा करोगे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया इतना आएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है। पॉइंट जो है वो 2 अंक बाद है, यानी कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 1.04। कितना होगा? 1.04 होगा इसका, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, तो ये आपका होगा 1.04। अब 625 में ये 1.04 ऐड करो, तो जब ऐड कर रहे होगे तो 0.04 तो आप अलग कर दो, ठीक है। 0.04 तो अलग कर दो, और 625 जोड़ोगे तो 626, यही तो होगा 626.04। 626.04 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 625, और प्लस कोष्टक में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बी प्लस बी सी 0.52, 2 का गुणा करो। तो आपको पता है कि भैया 2 का गुणा करने पर यही आएगा, कितना आएगा ये। अब आपको पता है कि यार देखो एक बात समझो यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ये सब जो है कितना है। अब इसका अगर अब स्क्वायर यहाँ से जब हटाओगे इसका, तो इधर चढ़ेगा अंडर रूट। आप कहोगे बिल्कुल भैया अंडर रूट चढ़ेगा, कौन कह रहा नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। अब देखो लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 करके 7 7 7 49, ये तो हो नहीं सकता 7 वाला, क्योंकि पीछे लास्ट में 9 आ रहा, तो कहीं ना कहीं 8 ही वाला होगा, 8 8 64। तो ये कहीं ना कहीं जो बनेगा वो कितना बनेगा? 28 का स्क्वायर, यानी 2.8 का। इस तरीके समझो। और अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, ये भी पता है। यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी ये आएगी कुछ प्लस माइनस 2.8 आएगी, आप कहोगे आएगी। अच्छा, अब लेकिन वो यहाँ पे एक बात कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस, ये देखो शुरू में जो एक बात कह रहा था, ये वाली समझो। ये वाली एक बात ये कह रहा है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है ना वो 0 से छोटी है। 0 से छोटी का मतलब वो माइनस की है, तो इसको प्लस वाला नहीं लेंगे, ओनली माइनस का 2.8 लेंगे, ये आपका आंसर होगा। बात समझ गए आप? तो बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां ये रहा। त्रिभुज ALMN में ALMN के समद्विभाजक है। जैसे एक त्रिभुज है, इस तरीके से ले लो, कोई भी त्रिभुज ले लो, ये ऐसे करके यल और एन के समद्विभाजक 112 कोण पर प्रति, यानी कि यहाँ पे यल मान लो, यहाँ पे मान लो एन, ठीक है। और फिर ऊपर क्या हो जाएगा एम। तो ALMN एक त्रिभुज है जिसके यल और एन के समद्विभाजक मतलब समान 2 भाजकों में ये यल का समद्विभाजक हो गया, ये एन का हो गया। और इनके जो समद्विभाजक जो जहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं इस वाले का मान है 1 1 2। तो कह रहा है यम का मान ज्ञात करो। देखो भाई ये है एक थ्योरम, अब आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट। अब क्या होती है हम आपको पहले बता दें। इस तरीके से इसने ये पूछा है, तो इसमें कभी कभी वो क्या है आपको ये दे के आपको ये पूछता है, और इसने इसमें ये दे के आपसे ये पूछा है, ये यही थ्योरम है। तो इसका ये है कि इसका जो थ्योरम है वो ये है, इसको आप अगर ओ मानते हो तो ये होगा कि त्रिभुज कोण LON जो होगा वो बराबर होता है किसके? आप कहोगे कोण यम, ठीक है। जो ये बराबर होता है 90 प्लस कोण यम बाई 2 के, आई थिंक कोण यम बाई 2, ये इसकी थ्योरम है। क्या थ्योरम है? क्या हमने बताई, एक बार फिर इसको बताते हैं। यानी कि अगर आप ये निकालोगे कोण LON की वैल्यू निकालोगे तो बराबर होगा 90 प्लस कोण यम बाई 2, 90 प्लस कोण यम बाई 2, ये डायरेक्ट होगा। समझ रहे? ये चीज़ आप समझो। यानी कि जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 प्लस इसका आधा ये होगी। तो इसमें आपको पुट करना है, तो LON कितना दिया आप बताओगे? भैया ये 112 दिया है, 112, ठीक है। और अब चूँकि हमको कोण यम की वैल्यू निकालना है ये वाली, तो 90 आएंगे इधर माइनस के 90, और ठीक है। इसके बाद में अब चूँकि ये 2 है, ये जाएगा ऊपर गुणे में, तो जो यही तो होगी यम की वैल्यू यही तो होगी। आप कहोगे हाँ बिल्कुल यही होगी। तो 112 में से 90 घटाओ, तो 90 100 और 10 यानी कि 22, ठीक है। कितना आएगा? 22, और 22 दूनी 44। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 44, ये आपका रहा। तो आपको ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए,
बात समझ गए होंगे, आप कहोगे समझ गए भैया, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये रहा कोण ACD में क्रमशः ये है। अब देखो इसमें कोण है, पहले हम लोग एक कोण नहीं सॉरी त्रिभुज है ये आपका, ये ऐसा करके एक त्रिभुज है। ओके, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। AC और AD पर दो बिंदु हैं, ठीक है। अब इसको A B और C कह रहा AC और AD पर, ACD है तो यहाँ पे D मान लो, ऐसे D B नहीं है, ACD। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लो, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, दोबारा से बनाते हैं। ये और ये A है, ये C है, ये D है, ACD। ओके, आप कहोगे बिल्कुल भैया ओके है। ACD में ये है, कह रहा AC और AD पर दो बिंदु E इस प्रकार हैं। AC और AD पर दो बिंदु B और E, यानी कि इस पे है B है और AD पे है E, यानी कि ये है आपका B और AC और AD पर, और इस पे है AD पे E है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि BE और CD समांतर हैं, यानी कि जो BE है और CD है ये आपके समानांतर हैं, यानी कि ये दोनों जो है ये दोनों आपके समानांतर हैं। चलिए अच्छी बात है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि CD की वैल्यू 9 है, ये 9 है। ओके, B की वैल्यू 6 है, ये 6 है। ओके, AB की वैल्यू 5 है, ये 5 है। ओके, ED की वैल्यू 2 है, ED की वैल्यू 2 है। ओके, तो AE और BC यानी कि ये AE और BC ये वैल्यू हमको निकालना है। आप समझ गए होंगे। देखो बहुत ही सरल है, इसको बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, चीज़ों को समझ लेना, बहुत ही अच्छा मैं बताने वाला हूँ। आपको पता है कि अगर इसमें आपको पता है कि भैया ये, अब अगर देखो इसमें दो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ये है और एक ट्रेंगल ये पूरा है। अगर मैं बोलूँ तो AVE है और ACD, दो ट्रेंगल है। अब आपको पता है कि भैया इसका जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, कौन से कोण है, संगत कोण। और ये वाले जो कोण है ये वाला यानी कि E और D के बराबर की ये भी संगत कोण है। और A तो दोनों में कॉमन है, तो ये भी। तो जब तीनों त्रिभुज जब सेम है तो वो होता है आपका कौन सा होता है, आप बोलोगे इक्वल वाला होता है। तो यानी कि जो आपके AVE और ACD जो ये दोनों त्रिभुज है वो कैसे एक दूसरे के बिल्कुल समान, मतलब समान है। और जब समान है तो इनका जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा, रेशियो। अब रेशियो आपको पता है कि भैया दो हमको पता है BE और CD की भुजाएं पता है, यहाँ से हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 आएगा। आप कहोगे आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी कि ये 2 के रेशियो में है BE और CD जो है वो 3 के रेशियो में है। कोई समस्या है, कोई समस्या आप बोलोगे नहीं है। छोटे वाले त्रिभुज का 2 का रेशियो है, बड़ी वाले का 3 का रेशियो है। ये चीज़ आप समझो, यहाँ समझ गए, आप समझ गए। अब देखो, अब बात को समझो। अब देखो जो छोटा वाला है वो कितना है, 2 है, और बड़ा वाला जो है वो कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए अब इसका जो छोटा वाला होगा इट मीन्स जो इसका, अब इसमें भी करते हो तो छोटा वाला रेशियो है इसका कितना होगा, इसका 2 होगा। और जो बड़ा वाला ये पूरा है इसका कितना होगा, 3 होगा। तो अगर ये 2 है तो बचा कितना, ये 1 बचा। इस बात को समझे नहीं, एक बार फिर समझो। छोटे वाले जो कि रेशियो वो कितना, 2 है, तो इस छोटे वाले का इसका भी 2 होगा। बड़े वाले का 3 है तो बड़े वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगा। लेकिन जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है तो ये अब जो यहाँ से यहाँ तक बचा वो कितना, 1। रेशियो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इनमें रेशियो सेम होगा। बात समझ रहे होगे। चलिए अब आपको पता है इस A की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि दुगनी है। तो इस 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4। तो फाइनली जो दोस्त हमारा यहाँ पे जो आएगा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे A और E की आंसर कितना होगा, 4। बात समझ में आई आपको कि बिल्कुल। यहाँ से A की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। उसी प्रकार से अगर अब देखो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, अब आपको पता है कि भाई ये 2 का रेशियो और ये यहाँ से A का रेशियो, ये 2 का रेशियो, ये 1 का रेशियो, ठीक है ना। आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो 2 का वैल्यू कितना है, 5 है। 2 का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी कि 2.5 गुना हो रहा। तो 1 का 2.5 गुना कितना होगा, 2.5 गुना। तो इसका जो होगा वो कितना होगा, 2.5, यानी कि जो यहाँ पे कितना होगा, 2.5। क्योंकि 2 का अगर 5 है तो यानी कि 2.5 गुना हो रहा है। तो 1 का 2.5 गुना कितना होगा, 2.5 गुना। तो उधर 4 है, इधर 2.5 है, 4 और 2.5, 4 और 2.5 वाला। तो अब देखो वो पूछ रहा है AE के, पहले पूछ रहा। तो AE आपका कहाँ पे, आप बोलोगे AE आपका है, तो AE 4 है। तो AE 4 है, यानी कि पहले 4 है और ये वाला आंसर होगा 4 और 2.5। तो इस तरीके से निकालो रेशियो मेथड से। आप समझ गए होंगे, नहीं तो रिपीट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये रहा। दो व्रत एक दूसरे को T पर बाह्य स्पर्श करते हैं। 2 व्रत हैं, ठीक है, ये ऐसा करके 2 व्रत हैं ये, और ये आपको बाह्य स्पर्श करते हैं। स्पर्श भी करा दो, नहीं हो रहा, चलो हल्का सा मैं छुआ देता हूँ, हो गया। चलो
एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ओके कर रहे हैं। आर एस एक ऐसी अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, आर एस एक ऐसी अनुस्पर्श उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों पे स्पर्श कर रही आर एस, ठीक है। ये आर एस एक ऐसी, यानी कि ये आर है और ये एस है, कर रही है भाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को पी और क्यू पे स्पर्श करती है, यानी कि यहाँ पे ये पी को कर रही है, यहाँ पे क्यू को कर रही है, इतनी बात समझ में आती है। टी पी क्यू एक दूसरे को टी, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट है, ये आपका टी पॉइंट है, ये वाला जहाँ स्पर्श कर रहे, टी पी क्यू, यानी कि टी पी क्यू ये वाला, इस वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको दिया है, कितना दिया है, ये वाला एंगल आप कहोगे भैया ये दिया है 42, या मैं इसको यहाँ लिख दूँ 42, ठीक है। पूछ क्या रहा, पी क्यू टी, यानी कि ये पूछ रहा है ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है पी क्यू टी। अब ये भी एक थ्योरम है, देखो बात को समझो, जब स्पर्श रेखाओं से, दो बिंदुओं से जब कोई वस्तु किसी वृत्त पे खींचती है, उस पर जो लंबवत डाली जाती है स्पर्श रेखा पे, उसका मान 90 डिग्री होता है। ये आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। तो इसका मान कितना है, 90 डिग्री। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस थ्योरम आपको पता हो। और इसका क्वेश्चन है 42 डिग्री। तो आपको पता है ये बन गया आप एक ट्रेंगल, और ट्रेंगल के सभी कोणों का मान 180 डिग्री। तो ये भाई 90, ये 42, तो बचा कौन सा, तो ये, तो 180 में से 90 42 को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो भाई 180 में 90 गया, 90 में से 42 गए तो 48 है ना, क्योंकि 48 और 42 होते हैं 90, 48 आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा 48। कोई समस्या नहीं, बस थ्योरम याद रखो। थ्योरम क्या थी कि जब किसी स्पर्श रेखा पे दो बिंदुओं के वृत्त से जहाँ पे वो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उन पे डाला जाता है, तो उसका मान, जहाँ पे स्पर्श करते हैं उसका मान 90 डिग्री होता है। ये डायरेक्ट थ्योरम है। अब इसको निकालेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो बात जब मैं कभी क्लास में जब वो पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट, तब आपको बताएंगे, ठीक।